अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग करवा रही हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप मेरे साथ इस तरह इंशाल्लाह वर्ड टू वर्ड लर्निंग करेंगे, एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगी, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से फिर आपकी और मेरी मेहनत के बाद इंशाल्लाह आप 10th क्लास बायोलॉजी में फुल मार्क्स ज़रूर लेंगे। ठीक है, अगरचे मेरे लेक्चर थोड़े लंबे हैं लेकिन इंशाल्लाह इन द एंड ये वर्थ इट होंगे। ठीक है, आपको पेपर में बैठ के मेरी एक एक बात याद आ रही होगी, क्योंकि 10th क्लास ना 9th क्लास की निस्बत थोड़ी कंसेप्चुअल है। इसमें सारी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जो कि इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि हम देख रहे होंगे, तो इसलिए लेक्चर थोड़े लंबे हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि लंबे लेक्चर ना बनाएं, छोटे बनाएं। एक्चुअली मेरा मानना है कि अगर बच्चों को पढ़ाओ तो उनके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ना। अगर छोटे लेक्चर होंगे तो फिर उस तरीके से बातें सारी बताई नहीं जाती, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। जी स्टूडेंट, लंग्स को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ना जो एयर है, एयर पैसेज भी हमने सारा कंप्लीट कर लिया। हमने हवा को यहाँ से एंटर करवाया, फिर हवा को रात से एंटर करवाते 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 अब हवा जो है ना एल्वोलाई के लेवल तक आ गई है। ठीक है, और एल्वोलाई के लेवल पे हमने गैसियस एक्सचेंज भी करवा लिया था, क्योंकि एल्वोलाई के ऊपर सारा कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ था। अब आगे हम लंग्स की बात कर लें, क्योंकि ये सारा कुछ लंग्स के अंदर ही चल रहा है ना, तो हमें लंग्स को भी पढ़ना चाहिए। लंग्स कैसे होते हैं, कितने होते हैं, कहाँ होते हैं। अच्छा, वो कहता है कि पेयर ऑफ लंग्स, 2 लंग्स मौजूद हैं आपके थोरेसिक कैविटी के अंदर। थोरेसिक कैविटी क्या होती है? यहाँ पर ना आपके 3 कैविटीज़ होती हैं बॉडी के अंदर। सबसे पहले सबसे ऊपर की तरफ जो कैविटी होती है ना, ये वाली कैविटी, इसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं। थोरेसिक कैविटी, क्योंकि सारी खाली जगह है ना, इस खाली जगह के अंदर बस ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, तो कैविटी का मतलब खाली जगह है। तो खाली जगह है, लेकिन इस खाली जगह को थोरेसिक कैविटी कहते हैं। इस थोरेसिक कैविटी के अंदर ना आपके 2 लंग्स पड़े हुए हैं ऐसे करके, और दरम्यान में हार्ट पड़ा हुआ है। और यहाँ से आपको पता है ट्रेकिया आ रहा है और ब्रोंकाई बनते हैं, फिर वो सारा काम आ गया, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई, वो सब कुछ, और ये हार्ट पड़ा हुआ है। ये हो गया। उसके बाद एक डायफ्राम होता है इस तरह करके, मोटा सा थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको डायफ्राम कहते हैं। ठीक हो गया। इस डायफ्राम ने क्या करना है, आपकी थोरेसिक कैविटी को आपके पेट से अलग करना है। डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक कैविटी, डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी है। ये सारी एब्डोमिनल कैविटी होती है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आपको पता है क्या पड़ा हुआ है, सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, वो जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिए हैं। कौन कौन से, यहाँ से आपको पता है कि ट्रेकिया के पीछे ईसोफेगस आ रहा होता है, तो ईसोफेगस नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे फिर ईसोफेगस आ रहा है। ये सारा स्टमक है आपका जे शेप्ड। ठीक है, स्टमक के बाद आपकी ऐसे करके स्मॉल इंटेस्टाइन है ये सारी, और फिर ऐसे करके सारी लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे आ रही होती है। ये सारा आपने डिटेल में पढ़ लिया है, ऐसे करके सारा ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, और नीचे की तरफ एक और कैविटी होती है जिसको पेल्विक कैविटी कहते हैं। ठीक है, ये भी, इसमें ना आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पड़े होते हैं, जैसे मेल में टेस्टिस होती हैं, फीमेल में ओवरीज होती हैं। ये आगे हमने आपका रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आएगा, उसमें डिटेल में पढ़ना है, तो उसमें हम पेल्विक कैविटी को पढ़ेंगे। तो एब्डोमिनल कैविटी को हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, थोरेसिक कैविटी को हम चैप्टर 2 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पेल्विक कैविटी को हम आगे एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन वाला, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो थोरेसिक कैविटी कुछ भी नहीं है, वो खाली जगह है जहाँ पे आपके लंग्स और आपका हार्ट पड़ा हुआ है। तो वही वो कह रहा है कि आपका थोरेसिक कैविटी के अंदर आपके लंग्स पड़े होते हैं। वो कहता है फ्रॉम अबव एंड साइड्स, ऊपर से और साइड से भी लंग्स को चेस्ट वॉल ने इनक्लोज किया होता है। ये जो लंग्स होते हैं आपके चेस्ट वॉल के अंदर मौजूद हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, चेस्ट वॉल का क्या मतलब होता है, जैसा कि अगर ना आप यहाँ पे मतलब देखें तो सबसे बाहर की तरफ तो आपको स्किन महसूस होगी। स्किन को अगर आप कट करेंगे ना, तो स्किन के नीचे आपको मसल्स मिलेंगे सारे, ये देखिए मसल्स हैं। ठीक है, और मसल्स को भी आप यहाँ से कट कर देंगे ना, जिस तरह के सर्जरी में हम कर रहे होते हैं, तो फिर उसके नीचे आपको रिब्स नज़र आएंगी, पसलियाँ। तो अगर मैंने पेशेंट की, कोई भी पर्सन है उसकी, मैंने ऊपर से स्किन को भी उतार दिया, मसल्स को भी उतार दिया, तो मुझे नीचे से इस तरह करके रिब्स नज़र आएंगी। ये सारी पसलियाँ हैं। ठीक है, ये कितनी रिब्स होती हैं? 12 पेयर ऑफ रिब्स। 12 रिब्स इधर होती हैं, 12 यहाँ पे होती हैं, तो 12 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, तो पेयर है। देखिए 1 पेयर, 2nd पेयर, 3rd पेयर, 4th पेयर, तो इस तरह करके 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। ठीक हो गया। और ये जो रिब्स है ना, ये देखें, तो इनके रिब्स के दरम्यान में तो खाली जगह बच गई, तो इनके दरम्यान में अल्लाह ताला ने मसल्स लगाए होते हैं रिब्स के दरम्यान में, जिनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। ये भी हमने डिटेल में पढ़ना है। ये जो रिब्स है ना, इनके दरम्यान में से करके मसल्स लगे होते हैं, इनको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, ये, और ये देखिए आगे टाई शेप, ये जिस तरह टाई नहीं लगाते आप, उस तरह की एक बोन पड़ी हुई है जिसको स्टर्नम बोन कहते हैं। सही हो गया। तो ये आपका पूरा रिब केज है। ठीक, ये देखें, ये आपका पूरा रिब केज है। रिब केज में क्या है? सारी रिब्स हैं, इसके अंदर आपके लंग्स पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि लंग्स को प्रोटेक्ट करना है। लंग्स बड़े सॉफ्ट से ऑर्गन्स हैं, उनको मतलब कोई भी आपको डैमेज ना हो जाए, आप कहीं गिरें, ये ना हो कि आपके लंग्स ही डैमेज हो जाएं, तो उनको डैमेज वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने लंग्स को बोनी स्ट्रक्चर्स के अंदर रखा हुआ है। कितना अंदर देखें, कितना अंदर
कितने सेफली पड़े हुए हैं अंदर लंग्स। यहाँ पे एक लंग मौजूद होता है, दूसरा लंग यहाँ पे मौजूद होता है, और इन दोनों के लंग्स के दरमियान में फिर हार्ट होता है। ठीक हो गया। तो ये सारा हमारे पास क्या है, ये रिब केज है। ठीक हो गया। अच्छा, और चेस्ट वॉल, चेस्ट, इसी को चेस्ट वॉल कहते हैं। ठीक है। तो चेस्ट वॉल किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, ये जो 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं और रिब्स के अंदर इंटरकोस्टल मसल्स, ये सारी चीज़ें मिलकर चेस्ट वॉल बना रही हैं। चेस्ट वॉल के अंदर लंग्स पड़े हुए हैं। ठीक है। तो वही वो कह रहा है कि ऊपर से और साइडों से जो लंग्स है वो चेस्ट वॉल से बंद हुए हैं। लंग्स को चेस्ट वॉल ने बंद किया हुआ है, सॉरी चेस्ट वॉल ने लंग्स को बंद किया हुआ है। ये देखें, वही बात उन्होंने साइड बॉक्स में लिखी हुई है कि जो आपकी चेस्ट वॉल है ना वो 12 पेयर ऑफ रिब्स से मिलके बनी होती है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ठीक है, मतलब 24 रिब्स टोटल होंगी। और रिब मसल्स, मैंने आपको बताया ये रिब्स हैं। ठीक है, ये ऐसे करके सारी रिब्स हैं। तो रिब्स के दरमियान में जो मसल्स होते हैं ना ऐसे करके लगे हुए, इनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। तो वही वो कह रहे हैं जो रिब्स मसल हैं उनको आप इंटरकोस्टल मसल्स कहते हो। तो चेस्ट वॉल कैसे बनी हुई है, ये देखें, वही मैं जो आपको दिखा रही हूँ, चेस्ट वॉल 12 पेयर ऑफ रिब्स, और ये देखें रिब्स के दरमियान में ऐसे करके मसल्स लगे होते हैं। उन्होंने यहाँ से मसल हटाए हुए हैं, यहाँ पे भी मसल्स नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, लेकिन इनके दरमियान में मसल्स लगे होते हैं और उसके अंदर लंग्स पड़े हुए हैं। तो ये बात है, इसलिए वो कह रहा है कि ऊपर से भी और नीचे से भी, साइडों से भी जो लंग्स हैं उनको चेस्ट वॉल ने इनक्लोज किया हुआ है। लंग्स जो हैं वो आराम से बड़े सेफली चेस्ट वॉल के अंदर पड़े हुए हैं। अब नीचे से भी बंद करना ज़रूरी है, लंग्स को नीचे से भी तो प्रोटेक्ट करना है ना। तो नीचे से प्रोटेक्ट करने के लिए डायफ्राम मौजूद है, देखिए आपको नज़र आ रहा है। तो लंग्स हर तरफ से प्रोटेक्टेड हैं, साइडों से, ऊपर से किस चीज़ से प्रोटेक्टेड है, चेस्ट वॉल से। ठीक है, और नीचे से डायफ्राम से। तो वो कह रहा है एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, थिक बड़ा मोटा सा मसल का बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसको डायफ्राम कहते हैं। वो बिलो द लंग्स, वो लंग्स के नीचे मौजूद है, उसने लंग्स को नीचे से प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो चारों तरफ से लंग्स बड़े प्रोटेक्टेड हैं, पड़े हुए हैं। ठीक है, अब लंग्स हैं क्या, बड़े स्पॉन्जी, जिस तरह स्पंज नहीं होता उस तरह नरम नरम ऑर्गन्स हैं। एंड इलास्टिक ऑर्गन्स, इलास्टिक का मतलब है लचकदार का मतलब है कि छोटे भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं। छोटे भी हो जाते हैं, जिस तरह आपका रबर बैंड नहीं इलास्टिक होता, आप उसको स्ट्रेच करते हो तो बड़ा हो जाता है, छोड़ो तो अपनी जगह, अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। तो इस तरीके से लंग्स हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कैसे ये चीज़ जो है ना, इसी चीज़ की वजह से तो हम सांस ले पाते हैं, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, अब वो इसमें ना बस वो लंग्स के बारे में बता रहा है। वो कह रहा है 2 तरह के आपके लंग है, राइट लंग, लेफ्ट लंग। आप मुझे बताइए कौन सा लंग है। ये अगरचे मेरी राइट साइड है, लेकिन मैं उस शख्स की बात कर रही हूँ जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, उसके लंग्स हैं। तो ये मेरी राइट साइड उसकी लेफ़्ट साइड बन जाती है। आप किसी को खड़ा करके देखें अपने बहन भाई को अपने सामने, तो जो आपकी राइट साइड होगी ना वो उसकी लेफ़्ट साइड होगी। तो अगर ये मेरा राइट साइड है तो ये उस पेशेंट का लेफ़्ट, ये सामने वाले शख्स की मैं बात कर रही हूँ तो ये उसका लेफ़्ट लंग है। ठीक है, तो ये देखो उन्होंने देखा लेफ़्ट लंग, और ये उसका राइट लंग होगा। अब आप देखें राइट लंग के अंदर ना 3 लोब्स होती हैं, ये देखें आपको नज़र आ रहा है। एक ये लोब है सारी, और एक ये लोब है, 2 लोब, और तीसरी ये लोब है, 3 लोब्स हो गई। जबकि लेफ़्ट लंग में देखें 2 ही लोब्स हैं, एक ये लोब और एक ये लोब। तो खुद ही बताएं कौन सा लंग बड़ा होगा, राइट लंग बड़ा होता है। ठीक है, वही बात उसने लिखी हुई है कि जो लेफ़्ट लंग है वो स्मॉलर है, छोटा है, थोड़ा सा छोटा है राइट की निस्बत। क्योंकि राइट के अंदर जो है वो 3 लोब्स होती हैं और लेफ़्ट लंग के अंदर 2 लोब्स होती हैं, इसलिए लेफ़्ट वाला थोड़ा सा छोटा है राइट की निस्बत। और लंग्स जो होते हैं वो इनक्लोज्ड हुए होते हैं। अच्छा, लंग्स की ना कवरिंग होती है, मैं आपको दिखाती हूँ जी स्टूडेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो लंग्स होते हैं उनको वो एनक्लोज्ड होते हैं बाय द चेस्ट वॉल। तो ये मैंने सारी चेस्ट वॉल बना दी है, क्योंकि लंग्स तो चेस्ट वॉल के अंदर पड़े हुए हैं ना, तो ये सारी चेस्ट वॉल है। लंग्स ऊपर से भी चेस्ट वॉल से एनक्लोज्ड है, ये देखिए ऊपर से भी और साइडों से भी, ये सारी साइड्स है। और नीचे की तरफ आपको पता है एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको डायफ्राम कहते हैं। चलो हम वो डायफ्राम भी बना देते हैं, हमने डायफ्राम बना दिया। अब जो लंग्स होते हैं ना उनकी कवरिंग होती है, ऐसे नहीं पड़े हुए, इनको भी किसी चीज़ ने कवर किया हुआ है। तो ये देखें, ये लंग्स की कवरिंग है, ये मैंने आपके लिए कवरिंग भी बना दी है। अब ना 2 तरह की कवरिंग होती है, एक होती है इनर कवरिंग, आउटर कवरिंग। जो इनर कवरिंग होती है ना, इन कवरिंग को प्लूरा कहते हैं। ठीक है, तो प्लूरा, 2 तरह के प्लूरा होती है। ये देखें, एक वो प्लूरा है जिसने लंग को लाइन किया हुआ है, ये सारी उसने लंग्स को कवर किया हुआ है, ग्रीन वाली। ठीक है, इसको कहेंगे ये प्लूरा की इनर लेयर है। ये कौन सी है, इसका क्या नाम है, इसको कहते हैं इनर लेयर ऑफ प्लूरा। ठीक है, कवरिंग का नाम क्या है, प्लूरा। ये बात आपने याद रखनी है। प्लूरा की 2 लेयर्स हैं, इनर लेयर, आउटर लेयर। ये जो लंग को इनक्लोज कर रही है ना, ये सारी जो ग्रीन वाली है ये सारी इनर लेयर है प्लूरा की, और ये जो रेड वाली है ना ये सारी आउटर लेयर है प्लूरा की।
ठीक हो गया। ये 2 लेयर्स हैं प्लूरा की, और आउटर लेयर ऑफ प्लूरा की जो है उसने किसको इनक्लोज किया हुआ है, आपकी चेस्ट वॉल को और आपके डायफ्राम को। ये देखें सारी, तो ये बात उसने आपकी बुक में लिखी हुई है। और उस पहले इसको बुक से पढ़ लेते हैं। वही कह रहा है कि जो आपके लंग्स हैं उनको इनक्लोज किया होता है किसने, एक डबल मेम्ब्रेन ने, ठीक है। उस डबल मेम्ब्रेन को हम प्लूरा कहते हैं, सही बात है, ठीक है। अब प्लूरा की 2 लेयर्स हैं, इनर लेयर, आउटर लेयर। जो इनर लेयर होती है वो अटैच होती है टू द सरफेस ऑफ लंग्स, वो लंग्स के साथ चिपकी हुई है। ये देखिए ग्रीन वाली सारी जो है ये इनर लेयर है प्लूरा की, और ये लंग्स के साथ अटैच होती है। वाइल जबकि जो आउटर लेयर है प्लूरा की उसने लाइन किया हुआ है, किसको लाइन किया हुआ है, चेस्ट वॉल को, इनर सरफेस ऑफ चेस्ट वॉल। देखें ये चेस्ट वॉल है सारी, तो चेस्ट वॉल की जो अंदर वाली होगी वो इनर सरफेस होगी, जो बाई वाली होगी आउटर सरफेस होगी। तो ये अंदर की तरफ मौजूद है ना, तो इसने चेस्ट वॉल की इनर सरफेस को लाइन किया हुआ है, किसने, इनर आउटर लेयर ऑफ प्लूरा ने। प्लूरा की 2 लेयर्स थी ना, आउटर लेयर, इनर लेयर। इनर लेयर ने तो लंग्स को लाइन किया हुआ है, जो आउटर लेयर है प्लूरा की उसने चेस्ट वॉल की अंदर वाली लेयर को लाइन किया हुआ है, इनर चेस्ट वॉल को लाइन किया हुआ है, ठीक हो गया। इनर सरफेस ऑफ चेस्ट वॉल को लाइन किया हुआ है, और दूसरा डायफ्राम को भी लाइन किया हुआ है। बिल्कुल सही बात है, देखें रेड वाली डायफ्राम को भी लाइन किया हुआ है। वो कहते हैं अब इसके अंदर ना इन दोनों लेयर ऑफ प्लूरा के दरमियान में ना प्लूरल फ्लूइड मौजूद है। यहाँ पे एक फ्लूइड मौजूद होता है, उस सारे फ्लूइड को हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। यहाँ पे सारा, ठीक है, ये सारा फ्लूइड है, पानी की तरह फ्लूइड नहीं होता, वो सारा मौजूद है। तो इस फ्लूइड को हम कहेंगे प्लूरल फ्लूइड। अब इस प्लूरल फ्लूइड का क्या काम होता है, ठीक है जी स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगी कि जो प्लूरल फ्लूइड मौजूद है इसका क्या मकसद है। हर चीज़ अल्लाह ताला ने एक हिकमत और मकसद के तहत रखी हुई है बॉडी के अंदर, कोई भी चीज़ हिकमत से खाली नहीं है। इस प्लूरल फ्लूइड का ये काम होता है, देखें ये आपके घर के दरवाजे हैं, ठीक है। जो घर का दरवाज़ा होता है ना वो साइडों पे जिस चीज़ से अटैच होता है ना साइड से, उसको कहते हैं हिंज। अब ये जो इस जगह पे ना आप तेल लगाते हो दरवाजे के, इस जगह पे अगर तेल ना लगाए ना तो फिर दरवाज़ा जब खुलता बंद होता है ना बहुत आवाज़ पैदा होती है और बहुत शोर्स आता है। लेकिन इधर ही अगर आप तेल लगा दें तो दरवाज़ा बड़ा स्मूथली और बड़ा अच्छे तरीके से बंद खुल जाता है। इसी तरीके से प्लूरल फ्लूइड है। प्लूरल क्यों, क्योंकि जब आप तेल नहीं लगाते ना तो एक रगड़ पैदा होती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है, जिसकी वजह से सारा काम होता है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने प्लूरल फ्लूइड रखा हुआ है, फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि अगर प्लूरल फ्लूइड ना होता तो ये लेयर और ये लेयर दोनों एक दूसरे के साथ रगड़ा खाती, ठीक है, स्लाइड करती दोनों लेयर एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पे भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती। और उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता कि जब आप सांस लेते, सांस लेने के दौरान आपको पेन होती, और दूसरा आवाज़ पैदा होती। नॉर्मली मैं सांस लेती हूँ कोई आवाज़ पैदा नहीं होती, यहाँ पे लंग्स के ऊपर कोई आवाज़ इस तरह प्रोड्यूस नहीं हो रही होती इन दोनों के आपस में स्लाइड करने से, ठीक है। क्यों, क्योंकि हल्का सा यहाँ पे अल्लाह ताला ने फ्लूइड रखा हुआ है। अगर ये फ्लूइड ना होता तो दोनों लेयर एक दूसरे के साथ स्लाइड करती, जिसकी वजह से आवाज़ पैदा होती, एक रफ साउंड प्रोड्यूस होती जब मैं सांस लेती, और दूसरा सांस लेने के दौरान मुझे पेन का भी सामना करना पड़ता। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा प्लूरल फ्लूइड रख दिया है। तो ये बात उन्होंने आपकी बुक में लिखी हुई है कि एक तो इन दोनों लेयर्स के दरमियान में फ्लूइड है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। मकसद क्या है उस प्लूरल फ्लूइड का, रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, उस रगड़ को रिड्यूस करना लंग्स और चेस्ट वॉल के दरमियान में, ताकि ये जो लंग्स हैं और ये जो चेस्ट वॉल है ये इन दोनों के दरमियान में फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो। उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए प्लूरल फ्लूइड रखा हुआ है। सही हो गया, ये बात होगी। अब हमने ब्लड सर्कुलेशन इन लंग्स डिटेल में पढ़नी है, इसको मैं आपको समझाती हूँ जी स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके बॉडी के सारे सेल्स जो होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, जिसमें उन्होंने क्या करना है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ना है, और ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बनानी है और कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट गैस है। इस वेस्ट गैस को इन्होंने, जो ब्लड इनके पास आया था इनको ऑक्सीजन देने और ग्लूकोज देने, उस ब्लड से इन्होंने ऑक्सीजन और ग्लूकोज तो छीन लिया है। अब वो ब्लड के अंदर इन्होंने अपनी वेस्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड डाल देनी है, ठीक है। उससे ऑक्सीजन और ग्लूकोज ले लिया, और जो वेस्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो पहले प्रोसेस हुआ था उसकी जो बनी हुई थी वो इसके अंदर डाल दी। अब ये ब्लड मैंने आपको बताया था कौन सा ब्लड बन गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, ठीक है। इस ब्लड को मुझे ब्लू से आपको बताना चाहिए, लेकिन चूंकि मेरे पास ब्लू कलर नहीं है तो हम ब्लैक कलर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ब्लैक कलर के लिए हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए हम ब्लैक कलर यूज़ कर लेंगे। ये हमारे पास कौन सा ब्लड है, डी मीन्स रिमूवल, ऑक्सीजनेटेड मीन ऑक्सीजन। इस ब्लड से ऑक्सीजन की रिमूवल हुई है, इसलिए इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे हैं, ठीक हो गया। इसके अंदर, इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आप हमारा समझ लो सही गंदा खून है, इसको ये समझ लो आप, क्योंकि इसके अंदर वेस्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। अब हमारा मकसद ये है कि हम इस ब्लड को साफ़ करें, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालें और इसके अंदर ऑक्सीजन डालें, ताकि ब्लड दोबारा आए, बाकी बॉडी के सेल्स को भी वो ऑक्सीजन दे,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, इस तरीके से ये आपके हार्ट में आता है। ये आपके बुक की डायग्राम है जो अगले चैप्टर की है, जिसको हमने अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। अभी भी थोड़ा सा समझ लेंगे, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हार्ट का और लंग्स का बहुत गहरा ताल्लुक है, दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। अब देखिए, पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, इस तरीके से आपके पूरी बॉडी के सेल्स जो होंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के उस ब्लड के अंदर डाल के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना रहे हैं। अब पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो 2 वेना कैवा होते हैं। एक होते हैं इन्फीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा। इनके ज़रिए से वो आपके हार्ट में आ जाएगा। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, आपने याद रखना है, ठीक हो गया। हार्ट के ना 4 खाने होते हैं इस तरह करके, अगर मैं जनरल स्ट्रक्चर बनाऊँ इस तरह, 2 अपर चैम्बर्स हैं, 2 लोअर चैम्बर्स हैं। ये इस तरह 4 खाने हैं हार्ट के। ये देखें, ये 2 अपर है और ये 2 लोअर चैम्बर्स हैं हार्ट के। अब वो क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कैवा के ज़रिए से आपके ऊपर वाले बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और इन्फीरियर वेना कैवा से नीचे वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आ जाएगा हार्ट में। अब ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के इसमें आ जाएगा। इस वाले खाने को कहते हैं, ये जो ऊपर वाला खाना है जो राइट साइड पे मौजूद है, ये देखें, ये मेरी लेफ़्ट साइड है, लेकिन अगले मेरे सामने वाले बंदे की राइट साइड बनती है, तो इसलिए इसको राइट एट्रियम कह रहे हैं। इसके अंदर सारा ब्लड आ जाएगा। राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अभी बेशक अगर आपको नहीं भी याद हो रहा कोई बात नहीं है, लेकिन अगले चैप्टर में आपको याद करना ही पड़ेगा इस चीज़ को। तो ठीक, राइट वेंट्रिकल से अब ये ब्लड आगे जाएगा इसके अंदर, ये जो आपको नज़र आ रही है ये पल्मोनरी आर्टरी है। आर्टरी ए से अवे। आर्टरीज उनको कहते हैं जो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती हैं। ए से आर्टरी, ए से अवे, ठीक है। अवे मीन दूर। आर्टरीज ने हार्ट जो ब्लड है ना वो हार्ट से दूर लेके जाना है। तो ये देखें, ये एक ऐसी ब्लड वेसल है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है, इसलिए मैंने इसको आर्टरी कह दिया। और ये चूँकि लंग्स की तरफ जा रही है इसलिए मैंने इसको पल्मोनरी आर्टरी कह दिया। पल्मोनरी का लफ्ज़ ना हम लंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। हार्ट के लिए कार्डिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, लंग्स के लिए पल्मोनरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अब ये आएगी, इसने आगे जाके 2 में टूट जाना है। देखें, 2 पल्मोनरी आर्टरी बन गई। मेन पल्मोनरी आर्टरी जाके 2 में टूटेगी, इसमें और इसमें, ठीक है। ये वाली जो है ये इस वाले लंग की तरफ चली, एक इधर, मैंने आपको बताया हार्ट जो होता है 2 लंग्स के दरमियान में पड़ा हुआ है, एक इधर लंग है एक इधर लंग है, बनाया नहीं हुआ इन्होंने, ठीक है। ये इसने इस वाले लंग्स की तरफ चले जाना है और इसने इसकी तरफ चले जाना है। अब इसके पास देखो, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके पास कौन सा ब्लड है? ब्लू वाला है। ब्लू वाला मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है वो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है। गंदा खून है, इस खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन नहीं है। इस खून को मैंने साफ़ करना है, इसलिए मैं इसको लंग्स के पास भेज रही हूँ। अब ये पल्मोनरी आर्टरी इस लंग के पास चलेगी, ये पल्मोनरी आर्टरी इस लंग के पास चलेगी। अब लंग के अंदर क्या काम होता है मैं वो आपको बताती हूँ, क्योंकि हम लंग्स को पढ़ें तो ये बात हमें समझ आनी ज़रूरी है और यही आपकी बुक में लिखी हुई है। जी स्टूडेंट, इस तरह ये मेरा हार्ट पड़ा हुआ है दरमियान में, और हार्ट से जो पल्मोनरी आर्टरी आ रही है, मैंने आपको बताया वो जो इस तरह करके पल्मोनरी आर्टरी थी वो 2 में डिवाइड हुई थी। 2 में डिवाइड हुई थी ना ऐसे करके। एक पल्मोनरी आर्टरी इस हार्ट में इस लंग में चली जाएगी, दूसरी इस लंग में चली जाएगी, ठीक है। एक ये डिवाइड और एक ये डिवाइड, एक इस लंग में एक इस लंग में। चलो मैं इस लंग की बात कर लेती हूँ, ठीक है। वो ये पल्मोनरी आर्टरी आ गई, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी को हम ना, ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसको हम इसमें ब्लैक से बनाते हैं। अब एक बात आपने समझ लेनी है तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी अगर इस बात को आप समझ लेंगे ना। ये बात मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, हर जगह आपको काम आना है, इसलिए मैं इसको कहती हूँ आप अभी अच्छे से याद कर लें, समझ लें। बल्कि मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बात बताई थी, आर्टरी हमेशा टूटती है। आर्टरी एक बहुत बड़ी ब्लड वेसल होती है, ठीक है। इसने टूट जाना है, ब्रांचिंग करनी है इसने आर्टेरियोल के अंदर, और आर्टेरियोल ने हमेशा ब्रांच करना है कैपिलरी के अंदर, टूट जाना है, मज़ीद ब्रांचिंग करनी है कैपिलरी के अंदर, और कैपिलरीज़ ने आपस में मिल जाना है, और कैपिलरीज़ ने हमेशा आपस में मिलके वेन्यूल बनानी है, ठीक। और वेन्यूल्स ने हमेशा आपस में मिलके वेन बनानी है। ये चीज़ आपके हर जगह काम आएगी, अभी भी काम आएगी, ठीक हो गया। आर्टरी हमेशा टूटेगी आर्टेरियोल में। अब चूँकि एक पल्मोनरी आर्टरी थी तो इस पल्मोनरी आर्टरी ने किस में टूटना है? आर्टेरियोल के अंदर। तो ये आर्टेरियोल के अंदर टूट रही है, ठीक है। इस तरह करके इसने छोटी छोटी आर्टेरियोल्स के अंदर टूट जाना है। देखिए आपकी बुक से समझते हैं, मैं अपने से कोई बात नहीं कह रही, आपकी बुक में लिखा हुआ है। देखें वही कह रहा है कि वो जो पल्मोनरी आर्टरी थी लंग के अंदर एंटर हुई थी, पल्मोनरी वो आर्टेरियोल में टूट गई आर्टेरियोल के अंदर, क्योंकि आर्टरी बहुत मोटी होती है ना, तो वो लंग्स के अंदर एंटर नहीं कर सकती। लंग्स के अंदर कोई छोटी ब्रांच उसकी एंटर करे तो उसकी छोटी ब्रांच क्या होगी? आर्टेरियोल में टूटेगी, तो आर्टेरियोल एंटर करेगी। तो ये देखें ये आर्टेरियोल एंटर कर गई एक एल्वोलाई के अंदर। अब
आर्टरियो, मैंने आपको बताया इसके अंदर कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये वही वाली मैं सारी चीज़ आपको रिलेट करके पढ़ा रही हूँ ताकि अगला चैप्टर भी आपको समझ आए, ठीक है। अच्छा, अब पल्मोनरी वो जो आर्टरियोल है, आर्टरी टूटी आर्टरियोल के अंदर, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देखें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ है, मतलब इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन नहीं है, ठीक हो गया। अब इसने, और मैंने आपको बताया आगे आर्टरियोल ने कैपिलरीज के अंदर टूटना है, तो ये आर्टरियोल आगे मजीद जाएगी, जाके देखें कैपिलरीज के अंदर टूट रही है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स के अंदर टूट रही है, जिनको हम कैपिलरीज कह रहे हैं। तो ये सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो हैं कैपिलरीज हैं, ठीक हो गया। अब कैपिलरीज के लेवल पे हमेशा चीज़ों का एक्सचेंज होता है, क्यों? क्योंकि जो कैपिलरीज अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, जो कैपिलरीज होती हैं ना, ये ऐसी ब्लड वेसल होती हैं, बड़ी एक एक सिंगल सेल लाइंड होती हैं, ऐसे सिर्फ एक एक सेल है, तो एक एक सेल है ना, तो बहुत पतली हैं, बहुत पतली कैपिलरीज है, आराम से इसमें से चीज़ें गुजर भी सकती हैं, बाई भी जा सकती हैं। तो इसलिए इस लेवल पे अल्लाह ताला ने इनको कैपिलरीज में तोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि इस लेवल पे हमें गैसेस का एक्सचेंज करवाना है, और गैसेस के एक्सचेंज के लिए ज़रूरी है कि जिस जगह से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा हो वो बहुत पतली दीवार हो, ठीक है, ज़्यादा मोटी दीवार ना हो, क्योंकि मोटी दीवार में से कैसे चीज़ें जाएंगी और आएंगी। तो ये जो कैपिलरीज हैं, अब इनके अंदर जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी इस ब्लड से, वो चूँकि अंदर एल्वोलाई है, ये एल्वोलाई है ना, और एल्वोलाई के अंदर आपको पता है ऊपर से हवा आ रही है, ये सारी हवा जो अंदर गई थी एल्वोलाई के अंदर ही जाएगी ना, इस एल्वोलाई के अंदर, और उस हवा के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, वो जो ऑक्सीजन होगी हवा वाली, वो इस ब्लड के अंदर आ जाएगी, ठीक, और जो ब्लड की सारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो उस हवा के अंदर चली जाएगी, जिसकी वजह से अब ये जो ब्लड है ना, अब इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होना शुरू हो गई। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी तो अब इसको कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब है इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा आ गई है, और अब ये ब्लड रेड कलर का ब्लड उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, ये भी अच्छा खून है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस ब्लड के अंदर से सारी जो वेस्ट गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो निकल चुकी है, और सारी अच्छी गैस ऑक्सीजन गैस अंदर आ चुकी है। तो अब ये क्या होगा, ये देखें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स। अब वो जो सारी कैपिलरी, मैंने आपको बताया कैपिलरीज ने मिलकर क्या बनाना है, वेन्यूल बनाना है, ठीक है। तो अब वो जो सारी कैपिलरीज है वो मिलकर वेन्यूल बना रही हैं, देखें ये वेन्यूल बन गई, सारी कैपिलरीज मिलके वेन्यूल बनाती हैं। बिल्कुल हर जगह बायोलॉजी में, बुक में, हमारी बॉडी में यही रूल है, ठीक है, ये हर जगह चलेगा। ये इसको अच्छे से आप एक बार याद कर लें तो हर जगह आप याद करने से बच जाएंगे। देखें वेन्यूल, ठीक है। अब और ये वो वेन्यूल हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अच्छा खून है, ठीक। अब ये सारी वेन्यूल आपस में मिलके क्या बनाएंगी, वेन बनाएंगी। तो वेन, ठीक है। अब ये चूँकि वेन, ये लंग्स के अंदर सारा काम चल रहा है, ठीक है, ये देखें ये सारा काम लंग्स के अंदर चल रहा है, तो लंग के लिए पल्मोनरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो इसलिए अब मैं इस वेन, सारी वेन्यूज़ आपस में मिलके एक वेन बनाएंगी, बड़ी वेन, उस वेन को कहेंगे पल्मोनरी वेन। क्यों? क्योंकि वो वेन लंग के साथ रिलेटेड है ना। तो अब लंग से 4 पल्मोनरी वेन्स निकलेंगी, ठीक हो गया। ये देखिए, ये उन्होंने यही बताया हुआ है। अब क्या होगा, लंग्स के अंदर ये ब्लड गया, लंग्स के अंदर ब्लड जाके साफ़ हो गया, अब ये खून साफ़ हो गया, देखें। तो अब क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स बनी। पल्मोनरी वेन्स जो हैं, वो जो छोटी छोटी वेन्यूज़ थी ना, उन्होंने मिलकर वेन बना दी, और चूँकि वो लंग्स से आ रही हैं इसलिए हम उनको पल्मोनरी वेन कह रहे हैं। तो पल्मोनरी वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स। अब ये ब्लड लंग्स से आ रहा है, और कहाँ पे सारा ब्लड आ जाएगा, दोबारा हार्ट के अंदर आ जाएगा। हार्ट से गया, दोबारा हार्ट में ब्लड आ जाएगा, क्योंकि लंग्स कहते हैं हमने तो ब्लड हार्ट से लिया था ना, तो हमें हार्ट को ही वापस करना है। देखो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं लंग्स, ठीक है। तो लंग्स ने वो ब्लड जो हार्ट ने इनको दिया था, गंदा खून, उस गंदे खून को साफ़ किया, साफ़ करके दोबारा हार्ट को दे दिया। सारा साफ़ खून 4 पल्मोनरी वेन है, देखें 2 और 4। ये हमें MD कैट में इन्होंने MCQ पूछा था कि कितनी पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं। देखिए MD कैट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और आपकी बुक में बना भी हुआ है, आउट ऑफ बुक कोई बात ही नहीं है। 4 पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं, अब उन्होंने जो साफ़ खून है वो दोबारा हार्ट में आ गया, और हार्ट के कौन से, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट साइड पे जो ऊपर वाला खाना है लेफ़्ट एट्रियम, उसके अंदर ब्लड आएगा। फिर यही वाला साफ़ खून, चूँकि साफ़ खून है ना इसलिए अब उसको रेड से शो करवा रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। अब ये ब्लड हमें बॉडी को देना है, बॉडी के सेल्स इसी ब्लड का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे पास ऑक्सीजन आए और हम उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करें। अब ये ब्लड यहाँ से यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से ब्लड फिर जो है होना एओर्टा, और एओर्टा से पूरी बॉडी के अंदर पंप होगा, और जब पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जाएगा तो पूरी बॉडी के सेल्स को इस तरह ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरीके से काम चल रहा होता है, ठीक है। यही चीज़ आपको अगले चैप्टर में भी काम आएगी, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। और इस चैप्टर में भी यही, इस पैराग्राफ में सब कुछ यही लिखा हुआ है। देखना, अगर आपको ये बात समझ आ गई ना, अब ये पैराग्राफ आपके लिए हलवा बन गया, बहुत आसान हो गया। देखें वो कहता है कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी जो थी उसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया था फ्रॉम हार्ट से, और वो लंग्स में गई थी। मैं अगर आपको यहाँ पे समझाऊँ, देखें वही चीज़, ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसने ये
इसने डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से उठाया था और ये लंग्स की तरफ चली गई थी। फिर क्या हुआ था, लंग्स के अंदर गई और लंग के अंदर जाके ये जो पल्मोनरी आर्टरी थी ये मज़ीद टूट गई थी आर्टेरियोल्स के अंदर, छोटी छोटी आर्टेरियोल्स के अंदर टूट गई थी। ये देखें वही पल्मोनरी आर्टरी छोटी छोटी आर्टेरियोल्स के अंदर टूट गई। फिर क्या हुआ, वो जो आर्टेरियोल्स थी वो मज़ीद डिवाइड हुई कैपिलरीज़ के अंदर, वो आर्टेरियोल मज़ीद डिवाइड हुई कैपिलरीज़ के अंदर डिवाइड हो गई। वही बात जो मैंने आपको बताई, आर्टेरियोल में मज़ीद कैपिलरीज़ के अंदर डिवाइड हो जाना है। और फिर क्या हुआ, आफ्टर सराउंडिंग द एल्वोलाई, और इन कैपिलरीज़ ने पूरे एल्वोलाई को सराउंड कर लिया और फिर ये जो कैपिलरीज़ थी सारी आपस में मिल गैसेस एक्सचेंज हुआ। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज करने के बाद कैपिलरीज़ सारी आपस में मिलके दोबारा उन्होंने वेन्यूल बना दी। ये देखें कैपिलरीज़ ने सारी मिलके वेन्यूल बनाई, ये नज़र भी आ रहा है आपको, सारी कैपिलरीज़ आपस में मिलके वेन्यूल बना रही हैं और वो वेन्यूल सारी फिर आपस में मिलके एक बड़ी वेन पल्मोनरी वेन बना देंगी। और वो वाली जो पल्मोनरी वेन है, ये देखें 4 पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं इन्होंने साफ़ खून लेके अब दोबारा हार्ट में आ जाना है, ठीक है। वो पल्मोनरी वेन्स जो होंगी उन्होंने अब वो जो साफ़ खून है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, उस ब्लड को दोबारा हार्ट तक ले जाना है, ठीक है। अब हार्ट की तरफ ब्लड आ जाएगा, ये देखिए ब्लड दोबारा हार्ट में आ गया, हार्ट से दोबारा ब्लड पूरी बॉडी को दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से अब दोबारा ब्लड पूरी बॉडी में चला जाएगा, पूरी बॉडी के सेल्स फिर दोबारा उस ब्लड में से ऑक्सीजन ले लेंगे और जो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई होगी उस ब्लड में दोबारा डाल देंगे, वो ब्लड दोबारा गंदा हो जाएगा। वो इसी तरीके से काम चलता रहेगा, तो वो गंदा ब्लड दोबारा हार्ट की तरफ आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हार्ट की तरफ और दोबारा हार्ट ये सारा काम करेगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी का प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो ये देखें, ये उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको इस सारा मैकेनिज्म समझाने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ अगर आपको इस लेवल पे समझ आ जाती ना तो यकीन करें आपके लिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बायोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ यही है वहाँ पे। अगर आप मुझसे अच्छे से अभी समझ रहे हैं, क्योंकि मैं सारी चीज़ अभी से आपको रिलेट करके पढ़ा रही हूँ ताकि आपको मज़ा भी आए और आपको समझ भी आए और आपके बोर्ड में भी अच्छे नंबर आ सकें, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। जाहिर सी बात है वो शॉर्ट नोट ऑन लंग्स दे सकते हैं, तो ये आपने अच्छे से देख लेना है। चेस्ट वॉल पूछ सकते हैं किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, ठीक हो गया। इसके अलावा ये ब्लड सर्कुलेशन इन लंग्स, ये वो आपसे पूछ सकते हैं। ये आपको MCQ यहाँ पे आएंगे बार बार। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुए ना तो आपका हर बार MCQ गलत होगा और आपको समझ नहीं आएगी कि ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या क्या सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक बार अगर समझ लेते हैं तो ये चीज़ अब आपके लिए आसान हो गई है। अगला चैप्टर भी अब आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अगला चैप्टर भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि हार्ट और लंग मिलके काम कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी में सारी चीज़ें मिलके काम कर रही हैं, ठीक है। अगले में हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनहेलेशन एक्सपायरेशन, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।